हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज एडिटेरिया का जो है 7वां सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 6 सेट का डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ जो यूट्यूब पर जो है वीडियो अपलोड है। यदि आप लोग 6 सेट का डिस्कस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखें। मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम जो है वर्दी का सपना है। यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन को आप यदि दबाते हैं तो जब वीडियो अपलोड होंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज 7वां से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं कि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक मोनोसेकेराइड और एक डाइसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड जो है एकल कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों। मोनोसेकेराइड जो एकल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और मोनोसेकेराइड के जो एग्जाम्पल होते हैं कि मोनोसेकेराइड में जो है कौन कौन से जो है कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो उनको जो है ट्रिक से याद कर लेते हैं दोस्तों। पहले जान लेते हैं कि मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो है कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो हो जाएगा यहीं से ट्रिक से देख ही लेते हैं, ट्रिक से ही देख लेते हैं दोस्तों। हम ट्रिक जो बनाए हैं माई GAFG, तो M से जो हो जाएगा मोनोसेकेराइड हो जाएगा दोस्तों, मोनोसेकेराइड हो जाएगा, मोनोसेकेराइड हो जाएगा। और G से हो जाएगा ग्लूकोज, G से हो जाएगा ग्लूकोज। और F से हो जाएगा फ्रक्टोज, F से जो हो जाएगा दोस्तों ये फ्रक्टोज हो जाएंगे। और G से एक हो जाएंगे ग्लैक्टोज। तो ये सभी जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। और मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है एकल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये था मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं कि डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं और डाइसेकेराइड किसे कहते हैं। तो बुक पर स्पेस नहीं है तो हम ऊपर पर लिख दे रहे हैं डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल। पहले डाइसेकेराइड किसे कहेंगे। तो डाइसेकेराइड जो है 2 मोनोकार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो है बनते हैं, 2 मोनोकार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं। और डाइसेकेराइड के जो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं दोस्तों उनको भी देख लेते हैं एक नज़र में। और इनका भी हमने जो है ट्रिक बनाए हैं। इनका ट्रिक है डॉक्टर सुलैम या सुलैम कहते हैं, सुलैम कह सकते हैं। तो SU से हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज, SU से हो जाएगा सुक्रोज। और L से हो जाएगा लैक्टोज, L से हो जाएगा लैक्टोज। और M से हो जाएगा माल्टोज। अब देख लेते हैं कि 2 मोनोसेकेराइड से जो मिलकर डाइसेकेराइड बनते हैं। जैसे सुक्रोज को देख लेते हैं कि सुक्रोज जो है किन 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं। सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर जो सुक्रोज का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं लैक्टोज किन 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं, लैक्टोज। तो ग्लूकोज जो है ना दोस्तों सभी में ग्लूकोज होंगे, ग्लूकोज जो है सभी में होंगे। और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर जो है लैक्टोज बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि माल्टोज, तो माल्टोज को यहीं देख लेते हैं दोस्तों कि 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर जो माल्टोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर जो है माल्टोज का निर्माण करते हैं।
तो ये थे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो ये थे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के कुछ उदाहरण। तो अब आइए अब दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा, किस शैली में जो है प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु मंदिर बना है? तो ये हो जाएगा नागर शैली। अब वेसर शैली और द्रविड़ शैली और नागर शैली को समझ लेते हैं कि वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है किन्हें कहते हैं। तो हम इनको जो है भारत के मैप के द्वारा देखेंगे दोस्तों। भारत का मैप ये बना दिए, ये भारत का मैप हुआ दोस्तों। अब देखते हैं कि नागर शैली जो है उत्तर भारत में पाए जाते हैं और वेसर शैली जो है मध्य भारत में पाए जाते हैं और द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, इनके एग्जाम्पल से प्रश्न बनते हैं कि नागर शैली के जो है कौन कौन से मंदिर हैं, वेसर शैली के कौन कौन से मंदिर हैं और द्रविड़ शैली के जो है कौन कौन से मंदिर हैं। तो उनको भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, ये उत्तर भारत में जो है नागर शैली कहेंगे और मध्य भारत में जो है वेसर शैली कहेंगे और दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली कहेंगे। तो आइए नागर शैली का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नागर शैली का एग्जाम्पल जो एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, वो हो जाएंगे दोस्तों उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर जो है नागर शैली का ही एग्जाम्पल है। उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर जो है ये नागर शैली का ही एग्जाम्पल है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो वेसर शैली पाए जाते हैं, वेसर शैली के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वे जो है मध्य प्रदेश में जो एक मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश में नहीं दोस्तों बल्कि कर्नाटक में है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं, जो वेसर शैली के एग्जाम्पल हैं। और दक्षिण भारत में जो एक मंदिर है द्रविड़ शैली के जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो हो जाएंगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं दोस्तों। ये था द्रविड़ शैली के मंदिर। और एक एग्जाम्पल पूछते हैं दोस्तों कि गांधार शैली जो है क्या थे? तो गांधार शैली जो है दो शैली का मिश्रण है, यूनानी और भारतीय शैली का जो है मिश्रण जो गांधार शैली कहलाता है। और पूछेगा कि गांधार शैली का विकास जो है किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये कुषाण वंश के शासनकाल में जो है गांधार शैली का विकास हुआ था। और गांधार शैली में जो कुषाण वंश के जो समय हुआ था, तो वो कनिष्क के समय जो है गांधार शैली का विकास हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था। और गांधार शैली यह था कि गौतम बुद्ध के जो मूर्तियों जो बनाए गए थे, उनके जो बालों को जो घुंघराले रूप में दिखाए गए थे, तो उन्हें जो है यूनान के शैली से तुलना किए थे, तो वही गांधार शैली थे दोस्तों। तो अब आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा क्या है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता जो है वो रवि कृति हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि रवि कृति जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। और ऐहोल प्रशस्ति में बताया गया था कि हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें जो है इसका जिक्र मिलता है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में, जिसमें हर्षवर्धन की जो हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय की जो है जीत हुई थी। अब यहाँ से एक प्रश्न और देख लेते हैं कि भारवी का जो एक पुस्तक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कीर्तार जूनियम जो है इनकी रचना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारवी का जो दंडी का जो एक पुस्तक है, दंडी का एक पुस्तक है, हम रिकॉल करते हैं दोस्तों, दंडी का जो एक पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10 कुमार चरितम,
यहाँ तो स्पेस नहीं है दोस्तों, हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10 कुमार चरितम जो है दांडी की पुस्तक था। तो ये था कुछ प्रश्न। तो आइए अब चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? चौथा प्रश्न है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसको हम मैप से समझ लेते हैं दोस्तों। हम एक पेज का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। तो आइए हिमालय को देख लेते हैं दोस्तों। हिमालय को जो है नदियों के आधार पर जो पश्चिम से पूर्व नदियों के आधार पर जो बांटा गया है, तो उनको देख लेते हैं मैप के द्वारा। मान लीजिए ये हिमालय हुआ और ये जो है, इनको मैप से समझ लेते हैं दोस्तों। ये मेरा हुआ पंजाब हिमालय, ये हुआ कुमायूं, और ये हुआ नेपाल हिमालय, और ये हुआ असम हिमालय। अब नदियां देख लेते हैं दोस्तों। ये हुआ सिंधु नदी, ये हुआ सतलुज नदी, ये हुआ काली नदी, ये हुआ तीस्ता नदी, और ये हुआ दिहांग नदी। अब जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि पंजाब हिमालय जो है किन नदियों के बीच स्थित है। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच हो जाएगा। पूछेगा कि कुमायूं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय हो जाएगा दोस्तों। और पूछेगा कि काली और तीस्ता के बीच कौन से हिमालय हैं। तो नेपाल हिमालय हो जाएंगे। और पूछेगा कि तीस्ता और दिहांग के बीच जो है कौन से हिमालय हैं। तो असम हिमालय हो जाएंगे। यदि प्रश्न पूछे कि सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, तो वो नेपाल हिमालय हो जाएगा। और सबसे छोटी हिमालय पूछे तो वो असम हिमालय हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों हिमालय को जो है नदियों के आधार पर जो पश्चिम से पूर्व में बांटे गए थे। तो अब प्रश्न मेरा क्या है, उस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है मेरा? तो प्रश्न मेरा है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो किस नाम से जाना जाते हैं। तो अभी हमने आपको मैप के द्वारा बता ही दिए। तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। आइए अब पांचवा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या है मेरा। पांचवा प्रश्न है कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। पहले समझते हैं कि द्वितीयक प्रदूषक जो है किसे कहते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक जो है डायरेक्ट जो है वायुमंडल में उत्सर्जित नहीं होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो है वायुमंडल में उत्सर्जित नहीं होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं प्राथमिक प्रदूषक के सहयोग से जो है वायुमंडल में जो उत्सर्जित होते हैं उन्हें जो है द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक को और डिफाइन करें तो द्वितीयक प्रदूषक जो है सूर्य के प्रकाश और जलवाष्प की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ही जो है द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। यदि द्वितीयक प्रदूषक की जो अच्छा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्नों में द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरा हो जाएगा स्मॉग। और द्वितीयक प्रदूषक का जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है वो हो जाएगा दोस्तों ओजोन। ये जो है द्वितीयक प्रदूषक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब रहा प्रश्न कि प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वो सीधे वायुमंडलीय में छोड़े जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वो सीधे रूप से जो है वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक का एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। और प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं जैसे कि वाहनों से जो धुआं निकलते हैं तो वो डायरेक्ट वायुमंडलीय में छोड़े जाते हैं, तो वही हो गए प्राथमिक प्रदूषक। और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलते हैं डायरेक्ट
वायुमंडल में चले जाते हैं तो वो प्राथमिक प्रदूषक का एग्जाम्पल प्राथमिक प्रदूषक हो गए। अब देखते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक के जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो CO2 जो है प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे, और फ्लाई एश जो है प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे। और एक आप ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे, और एक नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है प्राथमिक प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो अम्ल वर्षा कराते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा कराते हैं। तो ये था प्रश्न। अब आइए छठा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है छठा प्रश्न है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निवारण जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो बंधुआ मजदूरी का जो जिक्र जो मिलता है दोस्तों आर्टिकल 23 में मिलता है। और बंधुआ मजदूरी जो कानून एक्ट जो पारित हुआ था वो 1976 में जो है पारित हुआ था दोस्तों। अब आइए समझते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या है। आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी की चर्चा है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र है दोस्तों, स्वतंत्रता का जिक्र है। आर्टिकल 19 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्टिकल 19 के तहत जो है छह स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों, छह स्वतंत्रता दिया गया है। अब आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जो है अब फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते हैं, फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, तो ये आर्टिकल 24 में इनका जिक्र मिलता है दोस्तों। तो आइए अब 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है। विद्युत धारिता का मात्रक जो हो जाएगा दोस्तों वो फैराडे हो जाएगा दोस्तों। अब समझते हैं कि कूलम जो है आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो ये था कुछ एसआई मात्रक, और कुछ एसआई मात्रक याद कर लीजिए दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ज्योति तीव्रता का पूछें, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों वेबर। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, ये था कुछ एसआई मात्रक। अब आइए 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यूरेनियम के रेडियो धर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ये शीशा हो जाएगा दोस्तों। रेडियो धर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कहने का मतलब हुआ ये कि रेडियो धर्मी जो है तब तक छोटे छोटे परमाणु में टूटते रहेंगे जब तक वह अपना अंतिम अवस्था से अस्थायी ना हो जाए। तो रेडियम जब छोटे छोटे परमाणु में विघटन होते रहते हैं तो वो जब अस्थायी रूप से अब वो और छोटा रूप नहीं ले सकते हैं तो वही उसका अंतिम उत्पाद हो जाते हैं, तो वो शीशा का रूप ले लेते हैं। थोरियम की बात करें, थोरियम का जो एस हो जाता है मोनोजाइट, और थोरियम के लिए जो शीर्ष स्थान जो राज्य में है वह केरल हो जाएंगे दोस्तों। और रेडियो एक्टिविटी धर्मी तत्व उन्हें कहेंगे जब परमाणु संख्या 80 से जो है बाद के आए तो वे सभी रेडियो एक्टिविटी तत्व हो जाएंगे। तो आइए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था। तो ये 1 अप्रैल 1973 में हुआ था। और कुछ अधिनियम जान लेते हैं दोस्तों। जैसे पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ लिख देते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था मेरा दोस्तों 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था
1986 में आया था दोस्तों, 1986 में। और प्रश्न पूछे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी 1986 में आया था। और पूछे कि वन संरक्षण अधिनियम जो आया था 1980 में आया था। जल संरक्षण अधिनियम पूछे, जल संरक्षण अधिनियम तो 1974 में आया था। और पूछे वायु संरक्षण अधिनियम तो ये आया था 1981 में। और कुछ अधिनियम आप याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे पूछेगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में स्थापित किया गया था। और कुछ अधिनियम जान लेते हैं। नई वन नीति जो आया था 1988 में आया था। और पहली वन नीति पूछे, पहली वन नीति जो है 1952 में आया था। और भी कई अधिनियम हैं दोस्तों, जैसे पूछ लेगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। और एक अधिनियम याद रखिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो ये था कुछ अधिनियम। और अधिनियम आप रख सकते हैं आप मानवाधिकार अधिनियम, मानवाधिकार, यहाँ तो स्पेस नहीं, यहाँ ऊपर में लिख दे रहे हैं दोस्तों। मानवाधिकार एक्ट जो आया था 1993 में आया था। ये था कुछ अधिनियम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, नहीं ये गलत है। वांडीबास का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हुआ था, यही सही है दोस्तों। अब समझते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है, यहाँ तो स्पेस उतना नहीं है दोस्तों, हम एक पेज लेते हैं और पेज में समझ लेते हैं दोस्तों। बक्सर का युद्ध और जलियांवाला बाग का युद्ध, खेड़ा का युद्ध और वांडीबास का युद्ध, तीनों को एक नज़र में देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए बक्सर युद्ध समझते हैं। बक्सर युद्ध की जो शुरुआत हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। और बक्सर का युद्ध में जो है संयुक्त सेना ने जो है भाग लिया था। संयुक्त सेना ने जो है भाग लिया था। और संयुक्त सेना कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बंगाल की ओर से और अवध की ओर से और मुगल की ओर से जो कौन नेतृत्व कर रहे थे, कौन से शासक कर रहे थे। तो बंगाल की ओर से जो दोस्तों मीर कासिम जो नेतृत्व कर रहे थे। और अवध से जो सुजाऊ दौला और मुगल से जो है शाह आलम द्वितीय जो नेतृत्व कर रहे थे। और ब्रिटिश की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे। और बक्सर के युद्ध में ही जो है ब्रिटिश सेना ने ही जीत किया था, ब्रिटिश सेना का ही जीत हुआ था। और संयुक्त सेना का जो हार हुआ था। और ब्रिटिश जीत के बाद ही जो है ब्रिटिश सत्ता का जो है मजबूती स्थापित हुआ था भारत में। और ब्रिटिश बक्सर का युद्ध के हार के बाद जो है एक संधि हुआ था, जिसे हम बोल सकते हैं, जो संधि हुआ था उस संधि को जो है इलाहाबाद की संधि जो है 2 चरणों में हुआ था दोस्तों। इलाहाबाद की संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुआ था। और इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि के तहत ही जो है ब्रिटिश सत्ता को जो है ब्रिटिश
सत्ता को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार कहने का मतलब हुआ कि बंगाल और बिहार, उड़ीसा में जो टैक्स कलेक्शन करेंगे वो जो है ब्रिटिश शासक ही करेंगे। तो ये था बक्सर का युद्ध दोस्तों। और आइए अब जानते हैं और प्रश्न में मेरा क्या था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग तो आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। इसको समझाने की दरकार नहीं है। खेड़ा का युद्ध समझ लेते हैं। खेड़ा का युद्ध जो है अब तो बुक में भी अट जाएगा दोस्तों। खेड़ा का युद्ध देख लेते हैं, बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो ये कथन गलत था। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत था दोस्तों। जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वहाँ का जो नेता था सैफुद्दीन किचलू और एक और नेता थे, उन्हीं को जो है गिरफ्तार कर लिया था। उनके विरुद्ध ही जो है वहाँ भीड़ एकत्रित हुए थे अमृतसर में। और वहाँ के जो जनरल थे वो आर डायर थे। और आर डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और उस समय जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो डायर थे। और ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने जो 1940 में जाकर जो ब्रिटेन में की थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जलियांवाला बाग के बाद जो है एक समिति का गठन किया गया था जो जलियांवाला की जांच करने के लिए आया था। वह अंग्रेज़ों की तरफ से जो हंटर कमेटी था और भारत की ओर से जो है तहकीकात कमेटी था। तो हम बोल दिए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बुक में स्पेस न रहने के कारण जो है हम बोल ही दिए। खेड़ा का युद्ध जो हुआ था 1918 में हुआ था। इसका जो नेता थे गांधी जी थे। इनके नेता जो है गांधी जी थे। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी की संधि जो है किसके बीच हुई थी। तो पांडिचेरी की संधि जो है अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। और पांडिचेरी का जो युद्ध हुआ था इसमें भी जो है 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, और जिसे आंग्ल फ्रेंच वार कहते हैं, और द्वितीय कर्नाटक, और 3 युद्ध हुए थे दोस्तों। तीनों युद्ध को समझ लेते हैं। इसको एंग्लो फ्रेंच वार कहते हैं। एंग्लो फ्रेंच वार कहते हैं, जो 3 हुए थे। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। पहला जो हुआ था 1746 से जो है 48 हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 1749 से जो है 54 हुआ था। तीसरा जो हुआ था 1756 से जो है 63 के बीच हुआ था दोस्तों। और पहला एंग्लो फ्रांस वार में जो है एंग्लो का ही जीत हुआ था दोस्तों। एंग्लो का ही जीत हुआ था। और दूसरा में जो फ्रांस का जीत हुआ था। और तीसरा में भी जो फ्रांस का ही जीत हुआ था। अब तीनों जो युद्ध हुए थे, अब तीन संधि भी हुए थे। अब तीनों संधि जो हुए थे वो तो प्रथम आंग्ल फ्रांच वार की जो संधि हुई थी वो एला सापेल संधि थे। वो जो है एला सापेल की संधि थी दोस्तों। संधि को भी देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं संधि 1 2 3। तो पहला संधि जो हुआ था एला सापेल की संधि, एला सापेल। और दूसरा जो हुआ था पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। और तीसरा जो हुआ था वो पेरिस की संधि हुआ था दोस्तों। पेरिस की संधि हुआ था। तो ये था एंग्लो फ्रेंच वार दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तृतीय एंग्लो फ्रेंच वार के दौरान ही जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था और वेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो धन के निष्कासन सिद्धांत की जो व्याख्या की गई, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये पुस्तक के लेखक जो रमेश चंद्र दत्त थे दोस्तों। अब आइए और कुछ प्रश्न जान लेते हैं। विपिन चंद्र पाल की एक पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो जो पुस्तक है दोस्तों, वो पुस्तक का नाम जो है इंडियन नेशनलिज्म। पुस्तक जो है यहाँ लिख देते हैं, इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म। और दादा भाई नौरोजी ने जो है 1867 में जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान लगाए थे वो 21 रुपया लगाए थे दोस्तों। और दादा भाई नौरोजी का जो एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं में जो धन निष्कासन सिद्धांत जो 1867 में दिए थे। और ये पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, ये पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1901 में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी से आप रह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी को जो ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को जो ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, इसे वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस का जो है 3 बार अध्यक्षता किया था दोस्तों। एक था 1986, दूसरा था 1993 और तीसरा था 1886 और 1893 और तीसरा था 1906 दोस्तों। 1886 और दूसरा 1893 और तीसरा 1906। कांग्रेस के जो 3 बार अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? दूध जो है पायस का उदाहरण है। पायस कहने का मतलब हुआ कि 2 पदार्थों से मिलकर बना होते हैं। जैसे पायस का जो अच्छा एग्जाम्पल है दूध हो गया, रक्त भी जो है पायस का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। कोलाइडी विलियन भी आप ले सकते हैं, ये भी पायस का ही एग्जाम्पल है। विलियन कहने का मतलब है जैसे चीनी एवं पानी का घोल, तो ये विलियन का एग्जाम्पल है। और चीनी जो हुआ विलय हुआ दोस्तों, जो घुल जाए वो विलय हुआ होता है, और जो घुला दे उसे विलायक कहते हैं, जो घुला दे उसे विलायक कहते हैं। तो विलियन का ये एग्जाम्पल हुआ। और नमक और पानी भी ले सकते हैं दोस्तों, ये विलियन का एग्जाम्पल है। और विलियन जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। इसको भी समझ लीजिए, समांगी और एक विसमांगी होता है दोस्तों। तो समांगी मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण कहने का मतलब हुआ कि सभी जगह जो है समान गुण होंगे। जैसे चीनी और पानी को जब घोले तो चीनी का जो समान मात्रा सभी जगह होंगे। परंतु विसमांगी मिश्रण रेत और जल ले लीजिए, रेत एवं जल का घोल लीजिए, तो रेत जो है सभी जगह जो है समान नहीं पाए जाएंगे। रेत जो है जल के नीचे बैठ जाएंगे और जल ऊपर हो जाएंगे। तो ये इसका गुण जो है सभी जगह समान नहीं होंगे। तो ये विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। कीचड़ भी ले सकते विसमांगी मिश्रण का ही उदाहरण हुआ। तो ये था कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। अब आइए 14वां प्रश्न पढ़ते हैं कि सुपीरियर झील जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील जो है अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। सुपीरियर झील जो है विश्व की जो सबसे ताज़े पानी की झील है। विश्व की जो है सबसे ताज़े पानी की झील है। और पूछे भारत में जो है सबसे ताज़े पानी की झील कौन हो जाएगा? भारत में पूछे तो ये हो जाएगा वुलर झील दोस्तों। और पूछे कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन है? खारे पानी की झील कौन हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा वॉन झील हो जाएगा, जो कि तुर्की में स्थित है, सबसे खारे है दोस्तों। और पूछेगा भारत में सबसे खारे पानी का झील कौन है? तो हो जाएगा सांबर झील जो राजस्थान में है। सांबर झील जो राजस्थान में है। चिल्का झील भी जो है खारे का ही झील है दोस्तों।
अब आइए 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। जीडीपी का आंकड़ा जो कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जो वर्तमान समय में जो है एनएसएसओ करता है। इससे पहले जो एनएसएसओ का जो है नाम जो है सीएसओ था। यही जो है पहले जीडीपी का आंकड़ा करता था। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। और सीएसओ का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। और सीएसओ को जो एनएसओ में जो मर्ज किया गया वो 2019 में किया गया। और एनएसएसओ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये था। और जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक नहीं है? तो ये धान के पौधा नहीं हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक पौधा जो होता है वो फलदार पौधे होते हैं। फलीदार पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। आइए आप कुछ जान लेते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला हो जाएगा एजेटोबैक्टर। और हो जाएगा दूसरा राइजोबियम। दूसरा हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। और हो जाएगा नील हरित शैवाल। और एक हो जाएगा स्पेरिलिजियस। ये सभी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को जो है डायरेक्ट नहीं लेते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को जो है यूरिया से अमोनिया में बदलते हैं। और अमोनिया को जो है नाइट्रेट में बदलते हैं। और नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे जो है नाइट्रोजन का जो ग्रहण करते हैं ऊर्जा के रूप में। अब आइए 17वां प्रश्न क्या है? ट्राइजिम योजना निम्न से जो किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है दोस्तों। 18वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 18वां प्रश्न मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश जो बाल्टिक सागर के जो समीप होगा वही बाल्टिक देश होंगे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया। ये सभी जो बाल्टिक है। बेलारूस नहीं है। बेलारूस की राजधानी करें तो मिन्स्क हो जाएगा। मिन्स्क जो इनकी कैपिटल हो जाएगा दोस्तों। तो ये था बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। ये सभी जो बाल्टिक देश हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है? आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये हेनरी विवियन डेरेजियो हो जाएगा। ये जो है यंग आंदोलन इन्हीं ने चलाए थे। यंग आंदोलन ने जो है यही चलाए थे। चार्ल्स विल्किन से जान लेते हैं कि भागवत गीता को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किन ने ही किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक समाचार पत्रिका रख सकते हैं। भारत की दूरदशा इनकी जो है एक महत्वपूर्ण पत्रिका थे या पुस्तक कह सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो उपस्थित नहीं थे? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित थे। तेज बहादुर सप्रू भी थे। आर आगा खान भी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मऊ के मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु जो है 1956 में जो है दिल्ली में हुआ था दोस्तों। हम अम्बेडकर के बारे में बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अम्बेडकर साहब का जो पुस्तक है एक मुक नायक, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है मुक नायक, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अम्बेडकर का जो आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा और वैश्य हितकारिणी सभा की जो स्थापना 1924 में जो अम्बेडकर साहब ने ही की थी। और अम्बेडकर साहब ने जो प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष थे।
और अम्बेडकर को जो आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और अम्बेडकर साहब से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उनको जान लेते हैं। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, नहीं तो हम एक पेज में नोट करते हैं दोस्तों। अम्बेडकर के बारे में और कुछ जान लेते हैं दोस्तों, जो काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। जैसे पूछेगा कि पूना पैक्ट जो है अम्बेडकर साहब ने 24 सितंबर 1932 को हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। और अम्बेडकर का जो आदर्श व्यक्ति जो थे वो थे ज्योतिबा फूले और कबीरदास थे और गौतम बुद्ध थे। अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था वो 1990 में दिया गया था, उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों दिया गया था। और अम्बेडकर का जो एक पुस्तक है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। और अम्बेडकर का जो पिता का नाम था रामजी सकपाल थे और माता के नाम जो है भीमाबाई थे और पत्नी जो है रामाबाई थे। तो ये थे अम्बेडकर से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज। आप जानते हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कौन कौन से आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आते हैं उनको हम ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं उनको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक जो बनाए शिव जी को 20 आम कविता ने दी। ये सभी जो है समवर्ती सूची के विषय हैं दोस्तों, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। सी से जो है आप शिक्षा लिख सकते हैं, शिक्षा। बो से जो है वन एवं वन्यजीव, ये सभी जो समवर्ती सूची। और जो से हो गया जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। को से हो गया कारखाना। और बी से हो गया बिजली। सो से हो गया समाचार पत्र। और ओ से हो गया आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। मो से हो गया दोस्तों माप तोल। और को से हो गया कानून। बी से हो गया विवाह। और तो से हो गया तलाक। और दी से हो गया दीवानी या फौजदारी। दीवानी एवं फौजदारी, ये सभी जो थे समवर्ती सूची के विषय थे। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और वर्तमान में देखें दोस्तों, केंद्र सूची में जो है पहले जो है 66 विषय थे, बाद में इसे जो है 5 विषय घटा कर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान समय में जो 61 विषय हैं। और देखते हैं राज्य सूची में, राज्य सूची में जो पहले 51 विषय थे दोस्तों, और इसमें जो है 5 विषय जोड़ दिए गए। तो नहीं दोस्तों, राज्य सूची में जो है 56 विषय थे, जिसमें जो 5 विषय को घटा दिए। तो वर्तमान समय में जो 51 विषय हैं। और समवर्ती सूची में देखें, समवर्ती सूची में देखें तो वर्तमान में पहले जो है 52 थे, और पहले जो है 47 थे, और वर्तमान समय में जो है 52 विषय हैं। तो ये था। अरे ये भी जान लेते हैं कि केंद्र सूची के अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय आते हैं। जैसे जनगणना हो गया, जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। डाक जो है
सेवा जो है केंद्र सूची का विषय है विदेशी मामले। विदेशी मामले जो है केंद्र सूची का विषय है। और आप याद रख सकते हैं विदेशी मामले हो गए, जनगणना हो गए, डाक सेवा हो गए। अब राज्य सूची के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राज्य सूची में हो जाएंगे कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, पंचायती, शिक्षा, ये तो समवर्ती सूची में है। और राज्य सूची से आप क्या याद रख सकते हैं, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हमने डिस्कस किया। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। और पुलिस हो गया, पंचायती हो गया, और इसमें आप जोड़ सकते हैं स्थानीय स्वशासन। और केंद्र सूची में आप एक और जोड़ सकते हैं बैंकिंग। ये सभी जो केंद्र सूची का विषय है। और किस अनुसूची पूछेगा कि किस अनुसूची में जो शक्तियों का बंटवारा है, तो संविधान के जो 7वें अनुसूची में जो शक्तियों का बंटवारा है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला जो है किस भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस के भांति जो व्यवहार करता है दोस्तों, अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। अब जान लेते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जो उत्तल लेंस का प्रयोग है। अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दूर को करने के लिए जो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि दोष में जो है व्यक्ति को जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगे परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। और निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तुएं जो है दिखाई देंगे परंतु दूर की वस्तुएं जो है दिखाई नहीं देंगे। ये निकट दृष्टि दोष है दोस्तों। और उत्तल दर्पण का समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, यहाँ लिख देते हैं सीधा, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के जो साइड मिरर के रूप में करते हैं। वाहनों के जो है साइड मिरर के रूप में जो है इनका उपयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में जो इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को जो है फैलाते हैं, इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड के रूप में करते हैं। और वाहनों के साइड रूप में जो है वस्तु जो है छोटा प्रतिबिंब परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे। अवतल दर्पण का समझ लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो है, पहले आप समझते हैं अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो है उल्टा, वास्तविक, आभासी, छोटा, बड़ा सभी प्रकार के जो है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा। अब अवतल दर्पण का जो प्रयोग समझ लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के हेडलाइटों में करते हैं, वाहनों के हेड लाइटों में प्रयोग करते हैं क्योंकि ये प्रकाश को एकत्रित करते हैं हेडलाइटों में। और दांत चिकित्सक में जो है, और गले की जांच और सौर भट्टी में जो है, सौर सेल में जो है अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आइए अब 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कान्हू चांद भैरवी, बिल्कुल सही। रामेश्वर विद्रोह के जो नेता चित्तर सिंह थे, ये भी सही है। कोल विद्रोह जो है बुद्धू भगत, ये भी ठीक है। पागलपंथी विद्रोह का जो नेता थे वो करम शाह थे, करम शाह एवं उनके पुत्र जो है टीपू थे। टीपू सुल्तान नहीं है, एगो टीपू अलग थे दोस्तों। अब समझते हैं कि ये संथाल विद्रोह जो है कब, इसका डेट देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच चला था दोस्तों। रामोसी विद्रोह की बात करें तो रामोसी विद्रोह जो चला था ये 1822 के आसपास चला था दोस्तों।
22 ईस्वी के आसपास जो रामोसी विद्रोह, कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो चला था ये 1831 से 32 के बीच चला था। 1831 से 32 के बीच चला था। और पागलपंथी विद्रोह का बात करें तो ये 1825 से 1833 तक चला था। 1825 से 1833 तक ये जो पागलपंथी विद्रोह चला था दोस्तों। संथाल विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में चला था। रामोसी महाराष्ट्र के क्षेत्र में चला था। पागलपंथी विद्रोह जो बंगाल के क्षेत्रों में चला था और कोल विद्रोह जो असम के क्षेत्रों में चला था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या अगला प्रश्न बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को जो कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करें। तो बांडीवास का युद्ध जो है 1760 में चला था और वेदरा का युद्ध 1759 में चला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1746 से 48 के बीच चला था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच चला था। तो व्यवस्थित कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रथम कौन हो जाएगा इसमें? प्रथम हो जाएगा दू। इसके बाद 1746 के बाद जो है 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब समझ लेते हैं। इससे पहले जिक्र कर दिया है कि प्रथम मतलब कर्नाटक एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ था 3 हुआ था। इनका जिक्र हम ऑलरेडी कर दिए हैं। ये पहला था और दूसरा था 1749 से 54 और तीसरा था 1756 से 63। अब समझते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ये चला था 1780 से 84 के बीच चला था दोस्तों। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1790 से 92 के बीच चला था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1799 के बीच चला था दोस्तों। और 1780 से जो 1780 से 84 के जो बीच चला था, इसी में जो है हैदर अली की जो है मृत्यु हो गया था दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 1782 में, यहाँ लिख देते हैं, हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 में हो गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर दौरान हुआ था। टीपू की जो मृत्यु हुआ था 1799 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान ही हुआ था दोस्तों। और यदि प्रश्न पूछे कि 1767 से 69 के दौरान अब जो इसकी संधि हुए थे उनके संधि भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके संधि का जो ट्रिक हमने बनाया है वो है, यहाँ पर हम पेज में लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि स्पेस नहीं है। यहाँ पर देख ही लेते हैं दोस्तों एक बार। यहाँ पर एक अच्छी तरीके से देख ही लेते हैं। यहाँ पर तो हो जाएंगे यहाँ दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। पहले युद्ध देख लेते हैं। 1767 से जो है 69 और दूसरा जो चला था 1780 से जो 84 और तीसरा जो चला था 1790 से 92 और चतुर्थ जो चला था 1799। अब जो संधि हुआ था उनको देख लेते हैं। संधि का ट्रिक है महामंगल श्री। महा से आप मद्रास की संधि याद रख सकते हैं दोस्तों। मद्रास की संधि याद रख सकते हैं। मंगल से मंगलोर की संधि याद रख सकते हैं। मंगलोर की संधि याद रख सकते हैं। श्री से जो श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रख सकते हैं दोस्तों। और 1799 में जो टीपू की मृत्यु हुआ था, टीपू की मृत्यु। और 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हुआ था। हैदर अली का मृत्यु हुआ था। अब यदि वायसराय की बात करें तो वायसराय भी बता सकते हैं दोस्तों। 1767 से 69 में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो वायसराय थे कर्नल बरलास्ट थे। और द्वितीय में जो है
ये वारेन हेस्टिंग्स से दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स से। तृतीय में जो है वेलेजली थे, और चतुर्थ में जो है कॉर्नवालिस थे दोस्तों, कॉर्नवालिस थे। तो ये एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान जो अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी? अभिधम्म पिटक की रचना जो हुआ था दोस्तों, ये तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। यदि पूछे कि सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना जो है, तो सूत एवं विनय पिटक की जो रचना हुआ था वो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। और प्रथम बौद्ध जो संगीति हुआ था राजगीर में हुआ था। लिख देते हैं शॉर्ट में दोस्तों, आर से राजगीर हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्रा में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब इनकी अध्यक्षता भी जान लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है किस शासक के समय हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो अजातशत्रु के समय हुआ था दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था अशोक के समय हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के समय हुआ था। और इसमें जो प्रश्न बनते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो कौन कौन किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है, हम बोल दे रहे हैं दोस्तों, नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सब प्रश्न जो है, छुपा रुस्तम प्रश्न है। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो किया था तो महाकश्यप किया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है सावकामी ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुतिस ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो एक उपाध्यक्ष भी थे जो वसुमित्र थे, और एक थे, दिमाग से निकल गया दोस्तों, अभी याद था, छोड़िए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही कालक्रम क्या है? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव भी जो है 1900, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव भी जो है 1940 में आया था दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आया था। अब बोल रहा है उसका क्रम सजाने के लिए दोस्तों, तो क्रम सजाने के लिए बोल रहा है। तो ये देखिए ये 8 अगस्त या 9 अगस्त में हुआ था दोस्तों। और क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में हुआ था दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1-4-4-2-3-1 2 ये हो जाएगा दोस्तों 2-4-1-3 2-4-1-3 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये जो हुआ था आई थिंक मार्च के आसपास हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों जो मार्च के आसपास हुआ था ये जो है अगस्त के आसपास हुआ था दोस्तों। और ये अभी अगस्त के पास हुआ, तो इसीलिए जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव भी जो 1940 में होता, मार्च 1940 के आसपास समथिंग में हुआ था दोस्तों। उसके अनुसार जो है ये प्रश्न ये इसका आंसर ये हुआ सर दोस्तों। अब आइए कि अगस्त प्रस्ताव से जो है और प्रश्न बनते हैं। अगस्त प्रस्ताव से जो है 2-3 प्रश्न बनते हैं कि अगस्त संकल्प जो कब आया था? अगस्त संकल्प जो दोस्तों आया था 1942 में आया था दोस्तों। और एक पूछता अगस्त घोषणा तो अगस्त घोषणा जो है दोस्तों कि 1917 में आया था। और एक अगस्त क्रांति पूछता है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों अगस्त क्रांति, तो ये 1933 में आया था। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है? तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? इसको हम जो आपको मैप से समझाते हैं दोस्तों, इसको मैप से समझाते हैं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये पृथ्वी हुआ दोस्तों,
और पृथ्वी के बीचों बीच जो है विषुवत रेखा हुआ है, ये विषुवत हुआ। और पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध को जो कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जो मकर रेखा कहते हैं। अब इनका जो हमने ट्रिक बनाया है वह है दोस्तों, ऊपर से जाना है दोस्तों आपको, LCM ऐसे करके याद रख सकते हैं दोस्तों। ट्रिक है ये दोस्तों। ये ट्रिक कैसे काम करेगा देखिए बताते हैं। पूछेगा कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो L से हो जाएगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी हो जाएगा दोस्तों। मकर रेखा को 2 बार काटेंगे। और विषुवत रेखा को कौन काटेंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा कांगो नदी। और पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटेगा, तो M से हो जाएगा माही नदी। तो ये था कुछ ट्रिक दोस्तों। अब प्रश्न पूछेगा कि मकर रेखा से मकर रेखा से जो कितने देश गुजरते हैं, तो मकर रेखा से जो है 13 देश जो गुजरते हैं। और कांगो से जो दोस्तों विषुवत रेखा से जो है 16 गुजरते हैं। सॉरी दोस्तों, मकर से जो है 10 देश गुजरेंगे और विषुवत से जो है 13 और कर्क से जो है 16 देश गुजरेंगे। 10 में 3 जोड़ देना, 13 में जो 3 जोड़ देना। पूछेगा कि मकर रेखा से कितने देश गुजरते हैं, तो 10। और विषुवत रेखा से जो कितने देश गुजरते हैं, तो 13। और कर्क रेखा से कितने देश गुजरते हैं, तो 16। ये था कुछ ट्रिक दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। ट्रिक यदि आपको पसंद आए और आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब आइए 28वां प्रश्न पढ़ते हैं कि कार्टोजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टोजोना प्रोटोकॉल का संबंध जो जैव सुरक्षा से संबंधित है। ओजोन संरक्षण, ओजोन क्षरण से जो संबंधित जो सम्मेलन बुलाए गए थे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थे दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थे दोस्तों। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा का एक शहर है दोस्तों। ये 16 सितंबर 1987 को बुलाए गए थे। और ओजोन संरक्षण दिवस जो 16 सितंबर को ये मनाते हैं। और एक सम्मेलन बुलाए गए थे ग्रीन हाउस को रोकने के लिए एक सम्मेलन बनाए गए थे जो क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्योटो जो जापान का एक शहर है। क्योटो सम्मेलन जो बुलाए गए थे दोस्तों, ये 1997 में बुलाए गए थे दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चश्मे के लेंस जो है किस कांच से बनाए जाते हैं। तो चश्मे के लेंस जो दोस्तों क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। पायरेक्स कांच का प्रयोग जो प्रयोगशाला में देखने को मिलता है, प्रयोगशाला में जो है इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मृदु कांच तो जो है नॉर्मल चश्मा बनाने के लिए जो है किया जाता है, इसका प्रयोग नॉर्मल चश्मा बनाने के लिए। और कंपास का जिससे हो गया चांद, वो सभी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच की बात करें दोस्तों, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग जो है फ्लिंट कांच से दोस्तों ये जो है दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहे दोस्तों, याद आने के बाद जो बता देंगे दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से जो किस एक नगर का संबंध जो महावीर ऐसे नहीं था, तो लुम्बिनी नहीं था दोस्तों। लुम्बिनी तो जो गौतम बुद्ध से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि उनका जन्म जो है लुम्बिनी के जो कपिलवस्तु में जो है हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है पूछेगा तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व के जो है कुशीनगर में हो गया था दोस्तों। कुशीनगर में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए समझते हैं महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। और 23वां तीर्थंकर पूछे तो दोस्तों पार्श्वनाथ हो जाएगा दोस्तों। 19वां पूछे तो दोस्तों अरिस्टीनेमी हो जाएगा, दोस्तों। 19वां जो होगा जो मल्लीनाथ हो जाएगा दोस्तों, और 22वां तीर्थंकर पूछे तो ये हो जाएगा अरिस्टीनेमी। अब महावीर से जान लेते हैं। महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। वैशाली के जो कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। वैशाली के जो है कुंडल
ग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वर्धमान था दोस्तों, वर्धमान था। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुआ था। 527 ईसा पूर्व में जो है पावापुरी में हुआ था दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में जो 527 में हुआ था। और पावापुरी में ही जो जैन मंदिर है जो राजगीर में जो है स्थित है दोस्तों। और महावीर स्वामी गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती कुशीनगर में दिया था। और पूछे कि पहला उपदेश जो दिया था उसे जो है किस नाम से जाना था, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और पूछे कि गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए थे उसे जो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और गौतम बुद्ध को जो मृत्यु प्राप्त हुआ उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं दोस्तों। तो ये था गौतम बुद्ध से कुछ संबंधित प्रश्न। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चंदेल की राजधानी खजुराहो या महोबा, ये सही है। सोलंकी की राजधानी अनहेलवाड़ा से ये सही है। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज। कलचुरी की राजधानी जो है त्रिपुरी थी दोस्तों, ना कि अजमेर थी। तो यही कथन गलत है। अब 32वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में स्थित है। उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर भी जो उड़ीसा में स्थित है, लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। और बिहार में जो महाबोधि मंदिर याद रख सकते हैं, महाबोधि मंदिर जो बिहार में स्थित है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर याद रख सकते हैं, खजुराहो। और एक महाकालेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में ही, महाकालेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। 33वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जो जजिया कर की समाप्ति जो 1564 में, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में, ये भी सही है। मजरनामा की स्थापना जो 1578 में नहीं बल्कि 1579 में किया गया था, यही प्रश्न गलत है दोस्तों। 1579 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है 1562 में, ये सही है दोस्तों। हरम दल से जो मुक्ति मिला था, हरम दल से मुक्ति जो मिला था 1562 में मिला था। इसको जो पेटीकोट, जिसे पेटीकोट का शासन भी कहते हैं दोस्तों। अब समझते हैं कि इबादत खाना की स्थापना जो है, इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 में किया गया था दोस्तों। और प्रश्न है कि इलाही संपत्ति जो है, इलाही संपत्ति जो है 1583 में चला गया था। दीन इलाही संपत्ति 1583 में। और था कि अकबर द्वारा जो आगरा से जो फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाया था 1571 में जो आगरा से फतेहपुर सीकरी जो राजधानी बनाया था। और अकबर का जो समाधि स्थल जो है फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है दोस्तों। तो ये था अकबर का जो प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध दरबारी कवि जो थे अब्दुल समद थे। अब्दुल समद जो अकबर के ही दरबारी कवि थे दोस्तों। बीरबल भी जो अकबर के ही दरबारी कवि थे, बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे, जिनका जो मूल नाम जो महेश था दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये जहांगीर ने किया था। जहांगीर से कुछ प्रश्न संभालते हैं। न्याय का जंजीर जो है, न्याय का जो जंजीर टंगवाया था, न्याय का जो जंजीर जो है जहांगीर नहीं टंगवाया था। जहांगीर को जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, चित्रकला का जो स्वर्णकाल जो जहांगीर के काल को कहते हैं, चित्रकला के जो स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहते हैं। हिंदी का जो स्वर्णकाल जो है अकबर के काल को कहते हैं। हिंदी का जो स्वर्णकाल जो अकबर के काल को कहते हैं। शाहजहाँ को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल जो है जहांगीर को काल के कहते हैं। औरंगजेब ने जो है 1779 में जो जजिया कर लगा दिया था, 1779 में जो जजिया कर
जजिया कर जो है लगाया था। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1700 औरंगजेब की मृत्यु जो है 1779 में जो जजिया कर लगाया था दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। 1600 आई थिंक 79 में लगाया था दोस्तों, 1679 में जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ। और औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुआ था दोस्तों। 1679 में जो है औरंगजेब जो जजिया कर को लगा दिया था दोस्तों। और औरंगजेब का जो पूछेगा कि समाधि स्थल जो है दौलताबाद में दोस्तों, दौलताबाद में जो स्थित है। अकबर का पूछेगा फतेहपुर सीकरी में जो है। शाहजहाँ का जो है ताजमहल की दिल्ली में। जहांगीर का जो समाधि स्थल पूछेगा तो लाहौर हो जाएगा दोस्तों, लाहौर हो जाएगा। लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में जो है शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। और कुछ युद्ध जान लेते हैं जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। बेलग्राम का युद्ध पूछे दोस्तों, बेलग्राम का युद्ध जो 1540 में शेरशाह और हुमायूं के ही बीच हुआ था, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। और शेरशाह की जो मृत्यु जो हुआ था कालिंजर अभियान के दौरान हो गया था दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, कालिंजर अभियान के दौरान जो शेरशाह की मृत्यु हो गया था। शेरशाह की मृत्यु हो गया था 1545 में, जो उका नामक गोला फट जाने के कारण। और शेरशाह सूरी से और कुछ महत्वपूर्ण याद रख लेते हैं प्रश्न। शेरशाह का जो बचपन का नाम जो फरीद खान था, शेरशाह के जो बचपन का नाम जो फरीद खान थे। और शेरशाह का जो मकबरा जो है सासाराम रोहतास में है, सासाराम रोहतास में है। और पूछेगा कि सासाराम जो है का आकार जो कैसा है? तो वो षटफलकीय था दोस्तों, षटफलकीय मकबरा का जो है आकार है दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से जो कौन सा विकल्प है जो बंधनों की क्रियाशीलता के जो है सही क्रम को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा क्रियाशीलता का सही क्रम का मतलब है दोस्तों ये कि जो है जिसके पास जो है जितना बंधन होगा उतना मजबूत होता है। तो त्रिबंध में जो 3 बंधन होता है, द्विबंध में 2 बंधन होता है और एकल बंध में जो 1 होता है। तो इसका क्रम सही यही है दोस्तों। निम्न से जो किस अंग में जो आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में जो संचित रहता है? तो यकृत में हो जाएगा दोस्तों। यकृत का जो महत्वपूर्ण कार्य है यूरिया का निर्माण करना। और यकृत जो है विषों को जो नष्ट कर देता है, शरीर में जो विष होते हैं उसको नष्ट करने का काम यकृत ही करते हैं दोस्तों। हृदय से आप याद रख सकते हैं, हृदय में जो 4 हृदय के जो है इकाई को जो है हृदय की जांच के लिए जो ईसीजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। फेफड़ा का जो इकाई जो होता है प्लोरा मेन्यू होता है, प्लोरा निम्यू होता है दोस्तों। ब्रिक का जो है नेफ्रॉन होता है, इसकी इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है। हृदय की इकाई जो कार्डियो नेमी होता है दोस्तों, हृदय की इकाई। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस योजना के काल में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया था दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि पंचवीं पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था रूस के संविधान से, रूस से लिया गया। पंचवर्षीय योजना जो है रूस से लिया गया है। पहला पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था 1951 से जो है 56 रहा था। दूसरा जो है 1956 से जो है 62 रहा था। और तीसरा जो है 1956 से जो है 50 60 61 1956 से 61 रहा था। तीसरा जो 1961 से जो 66 रहा था दोस्तों। और चौथा में जो है
2 साल का जो 2 साल के लिए जो अनुव्रत योजना रहा था दोस्तों 1966 से 1969 तक 1969 तक यही पूछा था दोस्तों। और पूछेगा कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में हुआ था। 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में हुआ था। ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था दोस्तों। आइए 39वां प्रश्न पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं का उपभोग शाश्वत किया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तु कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप कार खरीदेंगे तो आपको पेट्रोल लगेंगे, यदि आप पेन खरीदते हैं तो आपको स्याही की आवश्यकता होगी। यही पूरक प्रश्न है, एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, उसी को जो पूरक वस्तुएं कहते हैं। अब 40वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इनका एक ट्रिक है दोस्तों, ये तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इनका ट्रिक है मौका, MOUCA। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़ और ए से जो आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्यों से होकर जो भारतीय मानक समय रेखा गुजरते हैं, तो पूछा था किससे होकर नहीं गुजरती, तो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरेंगे। अब आइए 41वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो चांगला दर्रा जो जम्मू कश्मीर, गलत बात है। चांगला दर्रा जो है दोस्तों लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में है। शिवकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश, ये सही है। बोमडीला निम्नलिखित में से कौन? बोमडीला जो है उत्तराखंड नहीं दोस्तों, ये बोमडीला तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे दोस्तों। नाथुला जो सिक्किम, चांगला जो जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में तो लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। 41 कसी, अच्छा बोमडीला ही देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ये हो गया सही, नहीं तो चांगला जो अभी वर्तमान समय लद्दाख में स्थित है, बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ा दोस्तों। तो और आइए देख लेते हैं कौन कौन से दर्रा लद्दाख में पाए जाते हैं। तो लद्दाख में पाए जाने वाले दर्रा चांगला हो गया, उमलिंगला दर्रा हो गया, खारदुंगला हो गया। लद्दाख में जान लेते कौन कौन से दर्रा, पेज पर ही देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बुक में उतना स्पेस नहीं है। लद्दाख में जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से दर्रा हैं लद्दाख में। तो हो जाएगा चांगला हो जाएगा दोस्तों, और खारदुंगला हो जाएगा, और उमलिंगला ये सभी जो है दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है दोस्तों। और कुछ दर्रा देख लेते हैं सिक्किम में, जैसे देख लेते हैं तो दोस्तों सिक्किम में नाथुला एवं जलेपला, ये सिक्किम है। और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों बोमडीला हो जाएगा दोस्तों, बामला दर्रा हो जाएगा, दीपू दर्रा हो जाएगा, और सेला दर्रा। ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो हमने डिस्कस किए। आइए अब 42वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। भारत के जो पश्चिमी तट के जो अपेक्षा पूर्वी तट पर जो चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से जो चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है, पूर्वी तट जो पश्चिमी तट से जो चौड़ी और डेल्टा क्षेत्र है, क्योंकि पूर्वी तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती रहती है और सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो पूर्वी तट है दोस्तों, इसीलिए जो है पश्चिमी तट की अपेक्षा जो पूर्वी तट में जो चावल की जो अधिक पैदावार होती है। क्योंकि पूर्वी तट में जो गंगा नदी हो गया, महानदी हो गया, और गोदावरी नदी, ये सभी जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं दोस्तों, इसीलिए जो है पूर्वी तटीय जो उपजाऊ भूमि की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, इसीलिए अधिक पैदावार वहाँ होते हैं। अब आइए 43वां प्रश्न क्या है? 43वां प्रश्न क्या है, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों।
43वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 43वां प्रश्न मेरा है, केंद्र और राज्य विधायी संबंधों के संविधान के जो किस भाग में उपबंध है? तो ये भाग 11 में। 10 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रावधान है। जनजाति का प्रावधान है। भाग 12 में कहें तो वित्त संपदा का जिक्र है। और भाग 13 में जो व्यापार वाणिज्य। समय काफ़ी हो गए हैं दोस्तों, नहीं तो और डिस्कस करते हैं। कम से कम 10-12 भाग तो आपको बता ही देते, किंतु समय अधिक हो जाने के कारण जो है दोस्तों शॉर्ट में निकल जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो रिकॉर्ड 1-1:30 बजे के आसपास कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रात में जो है शांत वातावरण रहते हैं, क्योंकि हम लॉज में रहते हैं, तो दिन में जो है काफ़ी आवाज़ें गूंजती रहती है, इसीलिए जो है रात में वीडियो को शूट करते हैं दोस्तों। तो आइए 44वां प्रश्न पढ़ते हैं। 44वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो है कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है? तो इनका उत्तर हो जाएगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग में क्या डिफरेंस हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति में जो है क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जो है कथन और कारण बेस्ड प्रश्न पूछ रहे हैं, वन लाइनर बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने खुद दरोगा का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें कि कथन और कारण से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं दोस्तों। तो आइए उपराष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है डिफरेंस समझ लेते हैं दोस्तों। एक पेज ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बुक में उतना स्पेस है नहीं। आइए दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति महाभियोग, पहले तो समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61 में इनका जिक्र मिलता है दोस्तों। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग में जो कौन कौन भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों सदस्य जो है राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे। अब समझते हैं उपराष्ट्रपति के महाभियोग। तो उपराष्ट्रपति के महाभियोग में भी यही कंडीशन है दोस्तों, संसद के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों। परंतु उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाएगा तो राज्यसभा में ही पहले आएगा, दोस्तों। परंतु राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है तो संसद के कोनो भी सदन में लाया जा सकते हैं, संसद के कोई सदन में। संसद के सभी सदस्य कहने का मतलब हुआ लोकसभा, राज्यसभा भी। अब आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन कौन भाग लेंगे। संसद के दोनों सदन एवं निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के जो है विधान सभा के निर्वाचित सदस्य।
नोट दोस्तों, इसमें ध्यान देना है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। संसद के दोनों सदनों कहने का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा के जो है सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन सभी सदस्य यानी निर्वाचित एवं सभी सदस्य नोट विधानसभा सदस्य इनमें भाग नहीं लेंगे, तो ये दोनों में यही डिफरेंट था दोस्तों। और राष्ट्रपति के यदि आप अनुच्छेद जानना चाहेंगे तो उनका भी अनुच्छेद है, लेकिन दूसरे दिन इनका डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उनको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो किस परिस्थिति में जो किसी संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में जो अनुपस्थित रहता है। ये कथन बिल्कुल सही है। यदि उस सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी कथन सही है। यदि न्यायालय उच्च चुनाव को अमान्य या शून्य करार कर देता है, तो ये उपयुक्त सभी कथन जो है सही है दोस्तों। अब समझ लेते हैं संसद का जिक्र जो है किस अनुच्छेद में है। तो इसको हम ट्रिक से याद करते हैं, जैसे सो रो लो सरल। तो 100 से हुआ संसद का जिक्र जो है 79 में है दोस्तों। और राज्यसभा, रो से राज्यसभा हुआ, राज्यसभा का जिक्र जो है 80 में है। लो से हुआ लोकसभा दोस्तों, लोकसभा का जिक्र जो आर्टिकल 81 में है। ये ट्रिक था दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? राज्य का निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 243 के में कैसे इलेक्शन, कैसे कलेक्शन, इसे आप याद रख सकते हैं इलेक्शन, कैसे कलेक्शन यानी इलेक्शन। और 243 के आय में जो है राज्य वित्त आयोग की चर्चा है, राज्य वित्त आयोग का जो जिक्र मिलता है दोस्तों। और अनुच्छेद 243 के एच में जो है राज्य के जो कर के संबंधित चर्चा है, राज्य के कर से संबंधित चर्चा है दोस्तों। अब 148वां पढ़ लेते हैं। किस संविधान संशोधन में जो पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग का जो प्रावधान किया गया था? 102वां संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। और 121वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये था 121वां संविधान संशोधन, याद नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, याद करते हैं। 121वां जो है, हाँ 121वां जो दोस्तों है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का जो प्रावधान था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बाद में जो इसको रद्द घोषित कर दिया था दोस्तों। और 119वां संविधान संशोधन में जो है 119वां संविधान संशोधन में जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है भूमि समझौता था दोस्तों, भूमि समझौता का जिक्र मिलता है दोस्तों। और 102वां जो पिछड़ा वर्ग संवैधानिक संशोधन जो लाया गया था, ये दोस्तों 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब जाइए 49वां प्रश्न पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा के दत्ता दोस्तों। तारकनाथ से आप एक पुस्तक याद रख सकते हैं, फ्री हिंदुस्तान। और 50वां प्रश्न, मानव विकास सूची निर्माण में जो निम्नलिखित में से कौन से जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची कौन से थे
अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। और मानविकी सूचकांक से जो एक महबूब हक भी संबंधित था, महबूब उल हक भी जो है मानविका सूची से संबंधित था दोस्तों। तो ये 50 प्रश्न था दोस्तों, जो हमने काफ़ी अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेनेशन किए दोस्तों। और ये जो 50 प्रश्न होते हैं सभी ऑल स्टेट पीसीएस के प्रश्न होते हैं दोस्तों। आप देख भी सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न रहते हैं दोस्तों। देखिए, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर्स, सभी एग्जाम। और प्रत्येक सेट में जो सभी विषयों का जो समावेशन है दोस्तों, स्मरणीय तथ्य एवं संग्रह भी है दोस्तों। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो ये थे 50 प्रश्न जो हमने डिस्कस किया। और आइए अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में आज जो है मध्यकालीन इतिहास से जो प्रारंभ होंगे दोस्तों। पहले देख लेते हैं एक वंश बचा कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी वंश का जो संस्थापक जो कोकल था, इसकी राजधानी जो है तिरपुरी। यहाँ से एक प्रश्न भी था दोस्तों कि कलचुरी की राजधानी जो दिया था अजमेर, जो कि गलत था, तिरपुरी इसकी राजधानी होगा दोस्तों। कलचुरी वंश का जो सबसे महान शासक जो कर्णदेव थे दोस्तों। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की जो है त्रिकलिंगा गधा की उपाधि धारण की थी। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने जो चित्तौड़ में जो करवाया था। खतौली का युद्ध जो 1518 में जो राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आइए अब मध्यकालीन इतिहास जो प्रारंभ होते हैं दोस्तों। जो स्मरणीय तथ्य हैं ये सभी कोई ना कोई एग्जाम में जो पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो गजनी साम्राज्य के जो संस्थापक जो अल्पतगीन थे दोस्तों। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था दोस्तों। महमूद गजनवी के दरबार में जो अलबरौनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी आए थे। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों कि गजनी के दरबार में कौन कौन आए थे। तो FUFA फूफा ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों। F से हुआ फिरदौसी, F से हुआ फारूकी, U से उतवी और A से अलबरौनी। गजनी ने जो भारत पर जो 17 बार आक्रमण किए थे। इसने पहले आक्रमण जो 1000 ईस्वी में जो है अंतिम आक्रमण जो है 1027 में किए थे। इसने जो 1025 में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 में किए थे। दूसरा आक्रमण जो है 1178 में जो पाटन के गुजरात में किए थे। इस समय यहाँ के शासक जो भीम द्वितीय थे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो है उनको देख लेते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में जो है गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान विजयी प्राप्त किए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुए थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान इसलिए हार गए थे दोस्तों क्योंकि जो जयचंद्र थे पृथ्वीराज चौहान को जो धोखा दे दिए थे। और गौरी को जितने भी खुफिया रास्ते थे वो सभी जो है गौरी को जो है जयचंद्र ने बता दिया था। इसीलिए जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हो गई थी। और पृथ्वीराज चौहान का मदद ना करके जो गौरी का मदद करने का इसका मुख्य उद्देश्य यह था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो प्रेम करती थी जयचंद की बेटी जो संघमित्रा से करती थी। तो जयचंद को ये बात जो है पसंद नहीं आया कि हमारी बेटी से तुम प्रेम करती हो। तो उनकी बेटी जो है पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने के लिए तैयार थे, परंतु उसका शादी कहीं और करा दिया जा रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान को ये खबर आई तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के दरबार में और संघमित्रा को उठाकर लेके चले गए। तो जयचंद को ये बहुत ही खराब लगा, इसीलिए जो है गौरी का ये साथ दे दिया था। तो आइए चंदावर का युद्ध पढ़ते। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुए थे। और कुछ देख लेते हैं प्रश्न। गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी जो है लाहौर थे। कुतुब मीनार की नींव जो ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार को जो पूर्ण रूप से जो इल्तुतमिश ने जो किया था। ऐबक को जो लाक्स बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐबक ने अजमेर के जो ढाई दिन झोपड़ा का एवं दिल्ली में जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का जो गुलाम का दामाद था। ऐबक को जो है मृत्यु के पश्चात बदायूं का शासक बना था। इल्तुतमिश की राजधानी जो लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो ये था स्मरणीय तथ्य जो किसी न किसी एग्जाम में जो पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक रहा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला सेट डिस्कस करेंगे 8वां। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको
काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। तो आज का सफ़र यहीं तक रहा। जय हिंद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।